कंस्ट्रक्टिव इलेक्शन में आए। हम चाह रहे हैं फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाए, आए मैदान में उतरे, इलेक्शन लड़े। अगर डिले करानी है हमारी तरफ से नहीं हो रही। दूसरा ऑप्शन यही था ना कि 2013 वाले कानून पे करा लेते, उसमें भी खुश नहीं थे। हमने ये, जैसे मैंने कहा, ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, लोकल थर्ड टियर को और स्ट्रेंथन करना है, और हमने मेजर शिफ्ट किया है 2013 से अब तक, जो हमने पावर्स इनको एडिशनल दिए हैं। ये तो मैं कहना चाहता था रिगार्डिंग जो आपके है लोकल गवर्नमेंट, और मैं सवालात ले लूँगा। मैं एक आध चीज़ पे जल्दी से टच कर लूँ। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे इस पे आ रहा हूँ मैं इस पे तो मैं आ रहा हूँ। हाँ, निकल गैस पे, निकल पेट्रोल पे है ना, मैं पेट्रोल पे ही आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे एक अच्छी खबर को पता नहीं आपको है ना, ये तो सारी कहेंगे ड्राई बातें करें, अच्छी बात भी बताऊंगा आपको एक आज में। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रोल की शॉर्टेज पे पूरे पाकिस्तान में धरने दे रही है। आप सब मेरे ख्याल है हर एक के पास मोटरसाइकिल तो होगी कम से कम, गाड़ियाँ भी हैं कम से कम, मैंने कहा ना। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक पहुँच गई हैं, दुनिया में कम हो रही हैं, और ये मेंटेन रख रहे हैं। ये उधर से भी लोगों की जेबों से, गरीबों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। अमीर आदमी जो 5 करोड़ की लैंड क्रूज़र ख़रीदता है, उसके पैसे, पेट्रोल की पैसे कीमत की परवाह नहीं है। ये गरीबों से क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, जो ये हो रहा है, सारा चीन जो लूट रहे हैं। ये धरना कल पूरे पाकिस्तान में लगेगा, और अगले हफ्ते जो है 17 तारीख को गालिबन जो है वो गैस के ऊपर है, और फिर 27 तारीख को इंशाल्लाह ताला हम गढ़ी खुदाबख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन एक अजीम शान जलसा करेंगे। मैं सिर्फ जो मैंने कहा ना थोड़ा सा बताऊंगा। कल मुझे एक बात पता चली, परसों कैबिनेट मीटिंग थी वफाक की। वो हमारे भी दोस्तियाँ वोस्तियाँ तो है ना, सारे हमारे हैं। ये जो वफाकी वज़ीर है ना, वो हमें भी कभी कुछ ना मिल जाते हैं, कुछ बता देते हैं। एक नहीं, दो वज़रा ने मुझे कुछ बात बताई। मैंने कहा ये मुझे शेयर करनी है। अच्छा, नाम मेरे से ना पूछेगा, देखिए जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन की सोर्स की होती है ना, थोड़ी सी मुझे भी उनकी इज्जत का ख्याल है। अगर आप उनसे, आप भले चेक कर ले, आप भले ये चेक कर लें ये हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है। जी सर, नहीं, ये कसौटी थोड़ी हो रही है ठीक है, ये बात सुने, सीरियस बात है, सुने। तो दो वज़रा ने मुझे, अगर एक कहता तो मैं कहता शायद यार मुझे दिल खुश करने के लिए कर रहा है। दो अलग, एक दूसरे को भी नहीं जानते वो, इसलिए अगर एक दूसरे की खबरें मैं उनको बता दूं तो उसकी टांग खींचेगा, उसकी टांग खींचेगा कि यार ये सीक्रेट साउंड करता है हमारे। दो वज़रा ने बताया कि जी पेट्रोलियम डीलर्स की, ये पेट्रोल की बात हो रही ना, इसलिए पेट्रोलियम डीलर्स की कमीशन का एक आइटम आया, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लेके आई कि जी इनकी डीलर्स की, वो स्ट्राइक वगैरह पे भी हैं कि इनकी जो है कमीशन बढ़ाएं और इतनी करें। कुछ वज़रा ने उधर उसका शदीद मुखालफत की कि नहीं जी इससे महंगाई हो जाएगी और लोगों पे हो गए, ये बिल्कुल इनके ब्लैकमेल में ना आए, जो तरीके जो भी होगा किया ये काबीना के अंदर। और हमारे काबिल प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने फैसला किया, और फैसला किया, कहा कि यार मेरा एक दोस्त है जिसका पेट्रोल पंप है। अब ये फैसले ऐसे हो रहे हैं, मेरा एक दोस्त है, और ये अगर आपकी कोई सोर्स हो तो पता कर लीजिएगा। मेरा एक दोस्त है जिसका पेट्रोल पंप है, वो मेरे से बात कर रहा था, कहता या तो पैसे बढ़ाओ या तो हम पैमाना कम कर देंगे, लीटर की जगह पे 1.25 लीटर देंगे लोगों को, तुम्हें क्या पता चलेगा। तो यार ये तो लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा, तो ये तो बढ़ाना पड़ेगा हमें। अगर वैसे नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे लोगों को चीट करेंगे ये। तो अब वो दोस्तों की ब्लैकमेल पे वफाकी काबीना में, और ये पहला नहीं, ऐसे कई है मेरे पास यार बड़े किस्से हैं। मैं बस ही बताना चाहता हूँ कि अब मुझे डर भी लग रहा है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मेरे दो जो अंग्रेजी में कहते हैं मोल्स इन दी फेडरल कैबिनेट, वो पता ना चल जाए लोगों को जी, वो ना पता चल जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये भले आप अपनी सिर्फ ज़्यादा छानबीन ना कीजिएगा, सिर्फ इस बात की तस्दीक भले आप कर लें, आपके अगर सोर्स हैं कि ये फैसला
वजीर आजम साहब के पेट्रोल पंप ओनर दोस्त के बेसिस पे हुआ कि यार उसने तड़ी लगाई कि अगर पैसे नहीं बढ़ाओगे तो मैं अपना पैमाना कम कर दूंगा, मैं लीटर नहीं दूंगा, 0.9 लीटर दे दूंगा, तुम क्या कर लोगे मेरा। अब ये तो आपको पता है आप क्या करें ना बाजी साहब, ये इधर ही। तो ये हालत है, ये डिसीजन मेकिंग का तरीका है इस हुकूमत की, और इसीलिए बड़ा अफसोस होता है कि हम कहाँ जाके पहुँचेंगे। आपने वो शुगर आटा माफिया सबको देख लिया, ये पेट्रोल माफिया, पेट्रोल डीलर्स माफिया हाँ, सबको हक है अपना जायज़ मुनाफा कमाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फैसला आप जस्टिफाइड बेसिस पे करें। ये नहीं कहें मेरा दोस्त कह रहा है कि पैसे नहीं बढ़ाओगे तो चोरी करूंगा। ये चीज़ मैंने कहा आपको बता दूं। आखिरी चीज़, काबीना ने फैसला किया था, जो अफसर थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा था कि कानून कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने सलाह मशवरा करना है ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र, कानून में बड़ा क्लियर है। उस पर मुझे नहीं, डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को एक जवाब आया और उन्होंने पूरी आईनी बताई, जो चीज़ें मुझे पता थी सारी, मतलब बहुत बेहतर उनसे पता है, मैं ये क्लेम करता हूँ कि फलाने दिन ये कानून हुआ, ये हुआ, कुछ उन्होंने ये जवाब जो है कुछ नहीं बताया। और रोटेशन पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी, तो मेरे पास वो लेटर, इसलिए कि वो तो मुझे नहीं लिखा था, मेरी बदकिस्मती है कि बाइडन इमरान खान को फ़ोन नहीं कर रहा और मुझे फ़ोन नहीं करता वो। मुझे उसकी फ़ोन की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूबा चलाने के लिए ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर, कानून की पाबंदी की ज़रूरत है। तो मैं धरना एक दूंगा बाइडन के जाके, व्हाइट हाउस में जाके, कि भाई फ़ोन कर दो, ताकि मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँ ताकि ये कानून पे अमल करे। ये कानून नहीं समझता ना, ये समझते हैं कि कंसल्टेशन जो है बस मेरी मर्जी, मैं करूँ ना करूँ। ओ भाई, जिस कानून, जिस आइन के तहत हलफ उठाए, उस पर मुझे कोई अच्छा लगे या ना लगे, मुझे कंसल्टेशन करनी है उससे। तो ये जवाब आया उनका, तो मैंने अभी कहा है उनको, वो मुझे फाइल पेश हुई है, मैंने उस पर कॉमेंट्स लिखने हैं। वो कमेंट्स यही होंगे कि जी मेरा सवाल बहुत सादा है, कानून के फलां शेख 54 का इनकार्डमेंट रूल्स है, मैंने पहले भी बताए थे आपको, शायद दिए भी थे, उसकी ये सेक्शन 15 का था, 5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सेक्शन 15 था, ये मुझे याद है। उसमें लिखा है कि अफसर की ट्रांसफ़र के लिए, ऑल पाकिस्तान सर्विस के जो अफसर है उनकी ट्रांसफ़र के लिए द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैव टू हैव कंसल्टेशन। उसका तरीक़ाकार भी बताया हुआ है कि कंसल्टेशन कैसे होगी। क्या ये कंसल्टेशन हुई है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दो। ज़्यादा झाड़ो नहीं अपनी काबिलियत, ज़्यादा काबिलियत नहीं झाड़ो मेरे साथ। मैं पहले भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुका हूँ और मैं उन पर कायम हूँ। आप सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से तबाह नहीं कर सकते, आप इस सूबे के लोगों के साथ इस तरीके से खेल नहीं सकते। आप इस सूबे में हारे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में अब हारेंगे। इस मुल्क के लोगों से इस तरीके से इंतकाम नहीं ले सकते कि आप अफसरों के ज़रिए आप खेलो। जो अफसर इधर से गए हैं बग़ैर रिलीव हुए, हम फेडरल गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दे हैव नॉट बीन रिलीव्ड, कानून में है कि दे हैव टू बी रिलीव फ्रॉम द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। रिलीव हुए बगैर चले गए। हम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को भी लिखेंगे कि जी इनका लास्ट पे सर्टिफिकेट ना इशू करें, इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिलीव नहीं होके गए। और ख़ास तौर पे जो यूनिफॉर्म पहनने वाले अफसर हैं उन पे तो हम डिजर्शन का क्लॉज है। यार मेरा एक डीआईजी, रेंज का डीआईजी, मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ गुम हो गया। मैं तो यही कहूँगा ना, रिलीफ जब नहीं हुआ तो कहाँ गुम हो गया। ही इज डिजर्टेड हिज पोस्ट and went away because of the blackmail of the federal government, because the federal government issued illegal notices to them। और हमने लिखा है कि जी आपको पावर ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन इशू करने के कोई है ही नहीं गुंजाइश। आपने इंक्वायरी भी करानी है किसी फेडरल अफसर की जो सूबे में है तो आपने चीफ सेक्रेटरी को लिखना है, ये कानून में है। सूबे के अंदर इस तरीके से ये लोग अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम हर वो चीज़ करेंगे
जो सूबाई खुद मुख्तारी जो हमें दी गई है आइन और कानून में रहते हुए, हम वो सारी चीज़ करेंगे। और इनको बिल्कुल खुला चैलेंज है कि आप इस तरीके से धौंस जमा के, डरा के, धमका के काम नहीं कर सकते। ये मेरी चीज़ें थी। मैं चाहूँगा कि लोकल गवर्नमेंट पे ख़ास तौर पे जो आपके सवालात हैं सही अगर आप कर लें, वो मेरे से एक सेकंड वो आप पूछो, और बाकी चीज़ों पे भी आप और किसी चीज़ में माइक ऑन कर ले, मुझे आवाज़ नहीं आएगी यार। तो तमाम सब तफसीलात बताई हैं और आप कह रहे हैं कि हम उस वक्त भी ये करने के लिए तैयार थे जो अगर असेंबली में वो कोई अमेंडमेंट लाते तो सर ये सारी कुछ चीज़ें होनी थी। आपको पता भी था कि ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो जो कमी बेशियाँ हैं, तो वो कमी बेशियाँ दूर करने से पहले आपने आप कह रहे हैं कि आपको जल्दी है, अब भी आपने वही किया, तो पहले कर लेते तो क्या। तो मेरे भाई मैंने यार इतनी डिटेल में बताया, फिर बताता हूँ मैं। एनी पर्सन, यही थे ना, एनी पर्सन में ये सारे खुद आए, बट अगर इनको नहीं पसंद ये चीज़, तो हमने तो कहा था कि जो इनको 2001 का बड़ा सुनहरी कानून बड़ा पसंद था एक डिक्टेटर का, उसमें एनी पर्सन था। हम अभी भी, मैं कहा ये एतराज़ हमने कोई ईगो का इशू नहीं बनाया हुआ, या जो शो ऑफ हैंड्स है या सीक्रेट बैलेट है, आइन की रिक्वायरमेंट है। हमने किसी जगह पे ईगो का इशू नहीं बना रहे हैं। उस वक्त जब उन्होंने एक एतराज़ दिया, मैंने कहा चलो ऑपोजिशन का एतराज़ है, हमने अपनी उसी वक्त कंसल्टेशन करके कहा था कि हम ये कर देंगे। तो ये बात नहीं है, मैं अभी भी मैं बता रहा हूँ उसके अंदर लॉजिक था, एनी पर्सन जो है ना। लेकिन अगर आपको ये एतराज़ है जो कि जिस चीज़ का आप खुद फ़ायदा उठा चुके हैं, आप नहीं चाहते कि सिंध हुकूमत इस वक्त, इसलिए पीपल्स पार्टी, उनको पता है ना एनी पर्सन हमारा ही होगा। अब मसला ये, अगर एनी पर्सन उनका होता तो फिर उनको क्या एतराज़ है यार। और उन्हें पता है कि पूरे सिंध में ये एनी पर्सन, चाहे इलेक्टेड हो चाहे एनी पर्सन हो, हमारा ही होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इसलिए तो शोर मचा रहे। हमने तो 2001 का कानून आई, उस पर इलेक्शन लड़ा था, नासिर शाह साहब हुए थे ना इलेक्ट, मेजॉरिटी नाजिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे उस वक्त, राइट, अच्छी तरह याद है। कर रहे हैं 18 ग्रेड से ऊपर कि आप तरक्की दे सके पुलिस अफसरान को, उसका क्या हुआ, वो डेफर हो गया तो वो बता दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने तकरीबन 99% गवर्नर के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। अब एमक्यूएम का क्या होगा, क्योंकि एमक्यूएम तो आपको पता है आप पर लसानी इल्ज़ाम लगा चुके। छोटी सी और बात कि क्या स्पीकर सिंध असेंबली के घर को आपने सब जेल करार दिया है? भाई तीनों बातें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया पुलिस के हवाले से, यस अंडर, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से अंडर कंसिडरेशन है। और आज सुबह मैंने उस पर एक मीटिंग ली थी। मेरा ख्याल है उसमें अभी बेहतरी की ज़रूरत है, कुछ जो कानून की, मैं कुछ हर चीज़ें एड्रेस करना चाहता हूँ मेरे ख्याल में। अब अगेन मैं खैर अभी नहीं उस पर बात करना चाहता, इसलिए कि मैं ज़रा अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लूँ, और ये आएगा जल्द और इंशाल्लाह ताला होगा, इसलिए कि ये सूबे की बेहतरी के लिए ये आइन और कानून के मुताबिक होगा जो चीज़ भी आएगी। मैं तीनों सवाल की जवाब दे दूँ। दूसरा था आपका कि उनका क्या होगा। देखिए मैंने जो पता है ना, ये पहले भी ये सारी चीज़ें जो है ना गवर्नर साहब ने जो पॉइंट आउट की, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये शो ऑफ हैंड्स या एनी पर्सन पे हम इनडिफरेंट थे। हम कह रहे हैं चलो ये, हम तो असेंबली में ही पास कर रहे थे, और बाकी जो उनकी 2-3 थी कि स्कूल हॉस्पिटल वगैरह वो हमने नहीं माने, ठीक है जी। और आपने बहुत सही कहा, मेरे से रह गया था, मैं नहीं इतना मैं पोजीशन करना चाहता, मुझे बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ी। मुझे एक शख्स कहता है कि मैं अपना किबला दुरुस्त कर लूँ और मैं इधर का घेराव करूँगा उधर का घेराव करूँगा। भाई मैं जो करना है आप कर लो। ये बातें मैंने बहुत सुनी हैं पहले भी, इससे ज़्यादा सख्त और कड़वी बातें सुनी हैं। मैं इस सूबे के लिए काम करता रहूँगा जब तक मेरी पार्टी का है एतमाद और सूबाई असम्बली के मेंबरान का एतमाद है मेरे ऊपर। जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे मैं काम करता रहूँगा। ये तड़ियाँ वड़ियाँ लगाना ना, अब ये बोलो कि जो आपको तड़ियाँ लगाता था, जो नील डाउन कराता था, उससे जाके बात करो।
जो जिसके सामने बड़ी बड़ी बातें मैं अभी सुनता हूँ, इसलिए कि इनके कुछ दोस्त फिर घूम फिर के मैं जो हालत मैं समझ भी नहीं सकता कि ऐसी बातें मेरे ख्याल है बताने के काबिल नहीं है। ऐसी हरकतें इनके साथ हुई हैं बेचारों के साथ। तो आखिरी यस स्पीकर्स इन द असेंबली को हमने उनका घर सब जेल करार दिया है एज पर लॉ। सीएम साहब आपसे सवाल मेरा नाम लिया यार, मेरा लिया गलती हो गई थी इसके बाद अच्छा सीएम साहब, ये आपने जो है लोकल गवर्नमेंट के अंदर बड़ी तब्दीलियां भी किया, लेकिन इसमें पहले मजदूर का भी एक काउंसलर होता था, फिर आप इसमें वो है इसमें है भाई, और तलबा की भी सीट होनी चाहिए थी जब आपने इसमें रखी वो यूथ की है, वो यूथ की भी, वो सब है। एडिशनल मैं बात बता रहा हूँ कि 2 चीजें ऐड की हमने, एक सीट पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए और एक सीट ट्रांसजेंडर्स के लिए। पर जईद के कारण हो ना यार इतिहास। अबाई साहब से लगाए जा रहे हैं कि दही इलाके के लिए शहरियों पे कब्जा किया, शहरों पे कब्जा किया जा रहा है, इससे एक नफरत फैल रही है। इस सिलसिले में आप क्या, और तमाम जमातें इस बिल के खिलाफ हैं, आप इस हवाले से किस तरह से ये पास कराएंगे? देखिए कि आप वसाइल का तो जिक्र होता है कि साहब हमारे वसाइल, और सही है। इस वक्त अनून मुल्क से, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब इसका जायजा ले, अनून मुल्क से हर साल 1 लाख आदमी आता है और एक्सेप्ट हो रहा है, बल्कि ज्यादा ही होगा। घरों पे उनको नौकरियां भी सर मिल जाती है। इस वक्त शहर में मासियां नहीं है, इस शहर के अंदर 30,000 मासियों की जरूरत है। आप इनके मैं जवाब देता हूँ। पहले आपने सवाल किया, मैंने वही कहा, बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरीके की लिसानी बात, ये सूबा सिंध, मैं खुद यहाँ मेरे बड़े जो है वो सऊदी अरब से हिजरत करके सिंध में आए। मैं जब बड़े सिंध में उन्होंने इस सूबे को अपना किया, मैं अपने आप को सिंधी कहलवाता हूँ, फ़ख्र से सिंधी कहलवाता हूँ। ये सूबा, इस सूबे के लोग इतने प्यार वाले हैं। जब कराची, कोई हमारा बॉर्डर तो इंडिया से नहीं मिलता, इधर आके आबाद हुए, उनको खुले हाथों से वेलकम किया। और अभी भी कोई आता है, आप कह रहे हैं रोजाना लाख लोग आते हैं, जो भी आप कह रहे हैं, खुले हाथों से वेलकम करते। हमारे इस मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं गैर आईनी, गैर कानूनी बात नहीं करूँगा, लेकिन जब मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे तो थोड़ा सा अफसोस ज़रूर होता है। मेरे ऊपर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, वो एक शख्स, मैं कह रहा हूँ ना, वो नासिर शाह साहब के लिए कह रहा था कि जी सक्खर वाला शख्स आके कराची के उनको क्या समझे। नासिर शाह साहब के बड़े भी सऊदी अरब से आए थे। नासिर शाह साहब के बड़े कराची में तब से आ रहे हैं जब ये इनका वजूद ही नहीं था। मेरे दादा कराची में उस वक्त आया करते थे और रहते थे जब इनका वजूद नहीं था। तो हम नहीं समझते यार, मुझे समझ नहीं आती। और ये क्या बात हुई कि आप कहें कि जी मैं इस शहर का पैदा हूँ, इसका मतलब ये है कि इमरान खान नियाजी जो है वो पता नहीं कहाँ पैदा हुआ, मुझे नहीं पता है। अगर लाहौर में पैदा हुआ है, मियाँ वाली में पैदा हुआ है, तो मियाँ वाली का वो सिर्फ टाउन नाज़िम बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी। मतलब ये अगर आप रखेंगे कॉन्सेप्ट, मतलब ये फैलाना आपने, मैं ये कह रहा हूँ ये गलत, ये मैं जो बात की है इनकी बात की, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बिल्कुल नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है। हम लिसानियत पे बिलीव नहीं करते हैं, हम डिविजन पे बिलीव नहीं करते, हम इंक्लूसिविटी पे बिलीव करते हैं। ये इसका जवाब है। दूसरा आपका सवाल यही था मेरा ख्याल है, दूसरा भी 100 लोग आते हैं रोजाना, 100 लाख। हमीद सीएम साहब, एक तो ये बलदियाती बिल के अलावा एक आपने ऑर्डिनेंस भी तैयार किया था और उस पर भी गवर्नर साहब क्लियर कह चुके हैं कि उनको कई एतराज़ात हैं, बल्कि उसको तो अपोजिशन जमातें डाका करार दे रही हैं
कि ये जो पीपल्स पार्टी के दौर में 13 साल दौर में कब्जे हुए हैं, मुख्तलिफ गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाई गई हैं, इलाके, तामीरात, बिल्डिंग्स, तो उसको पक्का करने के हवाले से ये आप कोई डाका डाल रहे हैं। तो उस डाके का क्या हुआ, एक तो ये बताएं, और गवर्नर साहब से आपकी मीटिंग हुई। दूसरा ये जो बलदियाती निज़ाम आप लाए हैं बकौल आपके कि आपने MQM से तजावीज़ ली, आपने उसके अलावा PTI से ली, जमात इस्लामी से तजावीज़ ली नासिर शाह साहब के थ्रू, तो उनकी तजावीज़ ही खाली क्यों? आप अपनी कोई चीज़, कोई अच्छा कोई कानून, मुशर्रफ का कानून लेकर आ रहे हैं उनकी तजावीज़ पर, फिर जब वो ला रहे हैं तो उस पर भी उनको एतराज़ है। नहीं, पता नहीं जैसे भी आप इसको स्पिन करें। मैं सबसे पहले तो आपका सवाल था जो ऑर्डिनेंस हमारा है, देखिए कोई मैलाफाइडी इंटेंशन नहीं है। उस ऑर्डिनेंस में हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उसका चेयरमैन किया। मकसद सिर्फ एक है कि वो बिल्डिंग्स जिसमें इन्वेस्टमेंट, और अगर आप उसको गौर से पढ़ें, किसी गरीब, मैं इस्लामाबाद था, मुझे एक सवाल हुआ था इसी तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जिसमें बड़े बड़े लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके घर थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट थी, उसको 17 अरब का फाइन पेनल्टी डाल के, जो देने पता नहीं 20 साल में, पता नहीं जो भी मुझे नंबर, 17 अरब का फाइन डाल के, यानी इतनी बड़ा प्रोजेक्ट था ना, मतलब अमीरों के लिए एक कानून। और नस्ला टावर जिसमें भी लोगों के पैसे लगे हुए हैं ना, गलती मुराद अली शाह की है, उसको सज़ा दो, अगर है तो, जिसकी भी है उसको सज़ा दो। आपके लिए, उनके लिए अलग कानून। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जिसमें हमारे एपेक्स कोर्ट के जजेस के भी थे फ्लैट्स, हमारे इस मुल्क के इस वक्त एक अच्छे सिलेक्टेड आदमी के भी था, उसको 17 अरब रुपए, ये तो इस बेचारी पूरी कीमत इस बिल्डिंग की 1 आध अरब रुपए, 1.5 2 होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका, वो पेनल्टी है 17 अरब की, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी उस चीज़ की? ये क्या नाइंसाफ़ी नहीं है? और इसमें कोई मैलाफाइडी नहीं थी। इस कानून में अगर इसको गौर से कोई पढ़ लेता या देख लेता, मैं अगेन कह रहा हूँ, गुंजाइश बेहतरी की हर चीज़ में होती है। और ये जब हमने बनाया था, हमारे साथ सारे लोग मिलके उन्होंने कहा था कि ऐसे करें। इसके अंदर हमने कहा है, सुप्रीम कोर्ट, बहुत मुझे एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नस्ला टावर गिराओ, हम गिरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नहीं गिरेगा, नहीं गिर रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के तो पाबंद है ना हम चीज़ के। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किसी एक शख्स का आइडेंटिफाई किया कि जी A, B या C की वजह से ये गड़बड़ हुई है? गड़बड़ हुई भी है कि नहीं हुई है, इस पर भी अभी बहुत सारे सवालात हैं। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, इसीलिए हम कह रहे थे कि कमीशन बने जो इसको स्टडी करे, और अगर कमीशन किसी एक स्ट्रक्चर को रेगुलराइज करती है, उसके साथ उसका मुजरिम बताए। अगर कहती है कि ये बिल्डिंग में रेगुलराइज कर रही हूँ, इसमें ये खराबियां हैं, तो जिसने खराबी की है उसी ऑर्डिनेंस में लिखा है उसके खिलाफ एक्शन हो। 1 वे नहीं है कि हम रेगुलराइज कर रहे हैं। अगर उस कमीशन में हूँ या उस कमीशन का चेयरमैन हूँ और मैं कहता हूँ कि जी बिल्डिंग ये वाली इरेगुलर थी, इतनी इरेगुलर थी, और इसको 5 करोड़ रुपए लेके रेगुलर, जब मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रेगुलराइज करो, तो एज कमीशन चेयरमैन मुझे यही बताना होगा कि किसने ये इरेगुलरिटी की, और उसको सज़ा भी देनी होगी। ये उस कानून में है। मैं अगर अपनी क्या करना चाह रहा था, जो उन्होंने कहा कि सारे, मैं या जो भी है अपने सारे करतूत, क्राइम्स, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं क्राइम किए, पकड़ो मुझे और मुझे सज़ा दो, ये मैं कहूँगा। तो ये सोच की बात है। और जैसे मैंने, आपने वो गवर्नर साहब को कहा, मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ, गवर्नर साहब ने एक दिन पहले मुझे फ़ोन किया था, मैं वैसे नहीं बताता, लेकिन वो फिर टीवी पे उन्होंने बता दिया ना कि जी मुझे कहा कल आ जाएं, टाइम सेट हुआ, कल इस टाइम पे आ जाएं। और रात को मैंने टीवी में देखा तो उन्होंने सारे इतराज़ात भी टीवी पे बता दिए अपने, और मेरे आने का भी बता दिया। तो फिर मैं इतना ये लफ्ज़ मुझे नहीं, बदतहज़ीब नहीं हूँ कि मैं टाइम दे के फिर ना जाऊँ। तो मैंने गया, और जाते ही मैंने उनसे कहा गवर्नर साहब मैं हाजिर हो गया हूँ, आपने जो कहना है वो मैंने सुन लिया, तो उस पर आप बात ना करें मेरे से। और मैंने एग्जैक्टली यही कहा, वो मैंने सुन लिया टीवी पे ओपनली, सबने सुन लिया, तो आप मतलब क्या आपने कहा है?
वो उस पर और बिल्कुल उस पर बात नहीं हुई। और मैंने कहा कि आपका आईनी हक है, आपके पास 15 दिन है उसके लिए। उन्होंने मुझे खुद बताया कि 1 तारीख को मुझे वो कागज़ मिलाए। मैं शायद समझ रहा एक दिन पहले मैं गलत था, 1 तारीख को उनको कागज़ मिला था। उनको 15 तारीख तक टाइम है, उससे पहले देना चाहें 15 तक उनके पास टाइम है, अपने इतराज़ात भेजें, हम दोबारा कामीना को बिठाएंगे और उनको अपना जो भी मौक़िफ़ होगा बता देंगे, आईनी कानूनी तौर पे चलेंगे। नहीं यार, एक कल वज़ीर आज़म कराची आ रहा है और ग्रीन लाइन मंसूबे का। एक सेकंड सर की साहब, रशीद कैबिनेट के मिनट्स में यह भी शामिल था कि पुलिस, मैंने अभी जवाब दे चुका हूँ यार। अरे सुना नहीं यार, आप देखो मैं अर्ज करूँ यार, ये आप वो उनकी बात नहीं करो ना, आप पीटीआई की बात नहीं करो ना, क्लियर जवाब नहीं दिया। वो भाई मैंने बड़ा क्लियरली कहा है। हाँ मैंने बहुत क्लियरली बताया, हम हर चीज़ करेंगे सूबे की जो ऑटोनॉमी है, जो उसको कानून और आइन के तहत दी गई है। आर्टिकल 240 की बात करते हैं, आर्टिकल 240 पढ़ ले जिसको पढ़ना है। आर्टिकल 240 में कहता है कि जो फेडरल सर्विसेज और पाकिस्तान सर्विस है उसको फेडरल लॉज करेंगे और प्रोविंशियल सर्विस को प्रोविंशियल लॉज करेंगे। हम वो कानून बनाएंगे, हमसे यार रह गया बहुत अरसे से, बहुत हो गई अफाम तफहीम, और अब जो आईनी हक है और कानूनी हक है हम उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जवाब यही है कि यस। एक सेकंड जरा, एक सेकंड इसके बाद आपका कामरान एक तो यही कि जो कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन का, उसमें आपको बुलाया गया है। और इसके अलावा ये बताइएगा कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं कराची समेत सिंध के दीगर अजला में, वो लोकल बॉडीज के इस निज़ाम में वो किसके अंडर में काम करेंगी? LDA है और MDA है, इस किस्म का बिल्डर रोल का निज़ाम है। कल का प्रोग्राम है, उसकी इत्तला मुझे मिली है और एक कार्ड भी भेजा है। मैं आपको सीधी से एक इनविटेशन कार्ड डाक में आ गए मेरे पास। अब मैं फैसला करूंगा और उस पर टाइम लिखा है 1:30 बजे। मैं ये CM हाउस की मस्जिद में 2 बजे नमाज पढ़ता हूँ। टाइम लिखा है कार्ड में 1:30 बजे कि मैंने हाजिर होना है। एक कार्ड भेजा है और कुछ और मुझे प्रोग्राम का नहीं पता कि क्या है, कि अभी तक इतला नहीं, हो सकता बाद में बता दें। मैं इस वक्त एज राइट नाउ मुझे कार्ड भेजा गया है, 1:30 बजे का है। मैं फैसला करूंगा कि जिस तरीके से, इसलिए कि पहले इन्होंने KCR के लिए बुलाया था, आज से 2-3 महीने हो गए इस बात को, और बुलाने से पहले जब मैंने उनसे कहा था कि ये मुनासिब नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सूबे का बात ना करे जब बाकी सारे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब ये दिया था उस वक्त प्रोटोकॉल। मैंने तो बात नहीं की थी, जो आपस में बात करते कि सर हमें पता नहीं था कि चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो हम बिल्कुल बात करेंगे और ये हम क्लियरेंस ले लें। लेकिन मैं उधर बैठा रहा, वो क्लियरेंस नहीं है। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहाँ कोई ऐसी बात करूँ, और हम बिल्कुल हमने आराम से, सारे मेरे गुजरा भी साथ थे मेरे, हमने वो तकरीब अटेंड की। उस तकरीब में उसको 2 महीने हो गए कम से कम। कहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, इसलिए वो थी स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहाँ शुरू हुई अगर मुझे आप लोग बता दो। हुई नहीं यार, गलत बात यार, प्राइम मिनिस्टर ने उसके इफ्तिताह की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई यार। खैर ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले 2-3 इफ्तिताह पहले हो चुके हैं, लेकिन इस दफ़े इन्होंने जो स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह किया था, आज मैंने सुना है कि मोबिलाइज कर रहा है कोई, मतलब मोबिलाइज पता नहीं कब करेगा, 2 महीने गुजर गए। खैर ये हुआ था कल की तकरीब में भी, इसलिए कि इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, यस इन लोगों ने बनाई, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है। 90% काम जो स्ट्रक्चर का था वो पाकिस्तान मुस्लिम गवर्नमेंट की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब ने 2015 में कहा था कि 1 साल में बन जाएगी। 2015 आज है 2021, 6 साल लगे हैं इसको, अगर बन गई है तो। और 2018 सितंबर में एक मीटिंग मैंने जो पहली अटेंड की थी 16 सितंबर 2018, उसके मैं नहीं दे सकता मिनट्स का, उसमें उन्होंने महीनों की बात की थी कि बस हो गया, वो अभी हुआ। फिर कोविड पे कहते हैं जिस चीज़ में भी आप जो भी कर दें, ये फाइनली बन रही है। इसकी भी
जो यहाँ पे कल तकरीब है, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहीं, मुझे नहीं पता, मैंने पता किया, लेकिन नुमाइश में ही कहीं है। नुमाइश का जो स्ट्रक्चर है जो सारा, वो मैंने इस कमरे में बैठ के अप्रूव किया है। उसके लिए मैंने 1 अरब रुपया ब्रिज फाइनेंसिंग की है, अप्रूव की है, जिसमें से 1/3 के करीब पैसे दिए जा चुके हैं। और उस स्ट्रक्चर में वो इसलिए मैंने अप्रूव किया, इस कमरे में बैठ के मैंने अप्रूव किया है, ये लोग आए थे, और इसलिए कि वहाँ पे 3-4 लाइंस की जंक्शन आके मिलता है। उन्होंने कहा जी ये सिंध हुकूमत करे, तो हमने कहा कि जी हम करेंगे, इसके लिए हम ब्रिज फाइनेंस जो 1 अरब रुपया खर्च आता है ये हम देते हैं, और ये हम रिकवर करेंगे फ्रॉम दी रेड लाइन फाइनेंसिंग, जो भी रेड लाइन का काम कर रहे हैं वो भी उधर आ रही है। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे आज ही सेक्रेटरी साहब ने बताया, मैंने सुबह उनसे पूछा था, वो कह रहे हैं कि जी एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है उसको फाइनेंस, तो उन्होंने इस जो स्ट्रक्चर बनाया जिसके पैसे हमने रिकवर करने हैं, हुकूमत सिंध देगी और रिकवर फिर एडीबी के उस लोन से करने हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सही नहीं हुआ है, तो शायद वो ना कर सके। तो लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, तो उन्होंने मुझे अगर उस जो पहला केसीआर का प्रोजेक्ट था उसमें 1/3 पैसे, 1/3 के कितने यार मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं, 15 में से 6 बिलियन हम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुकूमत सिंध को नहीं दी। इधर अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर देंगे तो बिल्कुल जाएंगे, अभी हकीकतें भी बताएंगे ना, उसी से डरते हैं हमसे, मत फिर आपको अनफॉर्चुनेटली आप ये फोरम इस्तेमाल करना पड़ता है। सीएम साहब, ये इख्तियारात अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं, इख्तियारात आपके पास हो, नाज़िम के पास हो, मेयर के पास हो, पूरे सिंध के 3-4 मसाइल, पानी पीने के साथ पानी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, सीवरेज के पानी का मसला है, और आवारा कुत्ते जो लोगों को काट रहे हैं उसका मसला है। 13 साल में आपसे ये मसाइल हल नहीं हुए, कितने मजीद साल आपको दरकार है? मेरे भाई ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ रिक्वायरमेंट बहुत है, एक ऑनगोइंग इशू है, कोई इशू नहीं। आपका ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कोई मसले हल नहीं हुए, अगर मसले हल नहीं होते तो हमें इलेक्शंस में लोग तीसरी बार मुसलसल कामयाब नहीं करते। कराची के अंदर भी हमने अभी एक कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, उसमें आपने देखिए जो इनके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, जहाँ से एक सदर और एक गवर्नर इलेक्ट हुआ था, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अल्लाह का शुक्र है, जीता है। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मसले हल हो गए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को अपना काम चाहिए, ये भी मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि जी मसले बिल्कुल हल नहीं हुए, ये मेरा ख्याल थोड़ी सी ज्यादती है। और उसका सब वो होंगी, लेकिन सूबाई हुकूमत के पास बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन और अफराधी कुव्वत है जो सरकारी निरंतर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को इस्तेकाम ला सकते हैं। सूबाई हुकूमत वो काम भी नहीं कर पा रही। मेरे भाई आपकी बिल्कुल जायज़ सवाल है और हम बिल्कुल कोशिश करें, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर डॉलर जो है 125 से 183, आज मुझे किसी ने कहा, हाँ मुझे आज किसी ने बताया कि 183 का मैं लेके आया हूँ डॉलर, जो आज ठीक है, मैं भी गलत बता रहा हूँ यार, पता नहीं उतने, ठीक है। तो अगर इधर हो जाए, अगर पेट्रोल की कीमत इस तरीके से बढ़े, अगर गैस की कीमत कई गुना बढ़े, आप सूबाई हुकूमत, अगर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन इस मुल्क की ऐसी कर दी है कि आपका दिवाला निकलने वाला है, आपकी जो हालात हैं, और इसका हल ये निकाला है उन्होंने कि जी आपकी जो स्टेट बैंक है उसको भी IMF के अंडर कर दिया जाए। यार मुझे तो जैसे आगे जा रहे हैं, अभी आज वो ट्रांसपेरेंसी नेशनल का भी सारा आपने देखे होंगे, मतलब जो दूसरों को चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या कहने वाले, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर आ रही हैं। और तब इस सूरत हाल में आप कहना, मैं कहता हूँ ये जिम्मेदारी हमारी, और हमारी भी इसमें और एफर्ट करने चाहिए, लेकिन जिस कंस्ट्रेंट्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं, आप खुद सारे के सारे तनख्वाहदार हैं, तनख्वाह लेते हैं, आप बताएं क्या आपकी तनख्वाह मालिकान ने उस हिसाब से बढ़ाई है जिस हिसाब से महंगाई हुई है?
अगेन मैं फिर से कहता हूँ ये हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से इस फेडरल गवर्नमेंट ने मईशत के साथ खेला है और उसके बाद सोने पे सुहागा, अगर इस मुल्क का अब एक मनसब पे आ गए, वो कल उसने तकरीर की है कि ये पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। यार ये जख्म पे नमक छिड़कना, एक गरीब के साथ गंदा मजाक करने के अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। और फिर आप कहोगे जी सूबाई हुकूमत, और ये जब आते हैं ना, ये सब आते हैं, नमक सस्ता है वो कह रहे हैं ना, जब आते हैं हर चीज का ब्लेम सूबाई हुकूमत पे और मुराद अली शाह पे डाल देते हैं। मैं कहता हूँ यार मैं अगर इतना ही रिसोर्सफुल हूँ कि आपको इन सारी मुसीबतों में मैंने डाला है, तो हटो इधर से यार, मुझे ही निकालने दो। हमारी पार्टी को तो हमारे पास सारे हल मौजूद हैं, लेकिन यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इनकी जो मईशत है ना, जो तबाही लाई है, इस पे बड़ा मुश्किल कर दिया इन्होंने। फिर गवर्नेंस के जो इश्यूज क्रिएट कर दिए, मैंने आपको ये सारे बताए जी। और कुछ आखिरी सवाल यार, मैं नहीं हाफिज साहब, एक आखिरी सवाल है, बहुत पुराने सभी दुराज पुराने, लेकिन जी शाहजी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब क्या दस्तूर के ताबे है? मेरा पहला हिस्सा है सवाल का। दूसरा हिस्सा ये, अगर दस्तूर के ताबे है तो दानिस्ता तौर पर क्या काबीना से आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक काबीना से मैं देखिए आपसे एग्री भी, मैंने खुद ही कहा, इसको कहा ही ये था, लेकिन 2013 के कानून में ये शो ऑफ हैंड्स था जो सारे टेस्ट पास कर चुका है। अगर गलती हुई है, मैं बिल्कुल खुले दिल से अपनी गलती मानूंगा अगर ये वापस हो जाता है। मैंने इसीलिए, यानी हमारी काबीना ने इसीलिए कहा था, लेकिन उस पर जो हमारे पर इल्ज़ाम लगे, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने इल्ज़ाम भी देखे। इल्ज़ाम ये लगे कि इससे हम घोड़ों की खरीदो फरोख्त में, वो भाई हमारे पास इंसान है, घोड़े गधे तुम्हारे पास होंगे जिनकी खरीदो फरोख्त होती है। हम ऐसे काम नहीं करते। मतलब मैं शर्मिंदा भी हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि शायद आइन, मैं खुद कह रहा हूँ कि आइन, और आपने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन अगर इससे वो खुश होते हैं, अगर कल को इस पे मुझे कोई सजा भी मिलेगी तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, इस बात पे कि जी मैंने ये आइन की नराफी की है।